तो गाइज आज हम बात करेंगे एक नई मानवा की, जो कि पीटीजे की ही एक मानवा है। और ये मानवा पीटीजे ने मेजर नाम की एक कंपनी के साथ मिलके बनाई है। और मेरा इसको एक्सप्लेन करने का रीजन है ये चेहरा जो आपको अभी स्क्रीन में अपने सामने दिख रहा होगा। ये चेहरा लुकिसम मानवा के जाने माने कैरेक्टर जूनगो किम की तरह लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए इस मानवा को एक्सप्लेन करना तो बनता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक गाँव का सीन, जहाँ पे काफी सारे कैदियों को एक साथ बांध के ले जाया जा रहा होता है और उठा के सीधा एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो कैदी लोग होते हैं इनमें से ही एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसके साथ होती है उसकी छोटी बहन। हमें बताया जाता है इन दोनों की ही जिंदगी में शुरुआत से लेके अब तक काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। बिना माँ बाप के जैसे तैसे ये अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर ही रहे थे। लेकिन इसके बाद इन दोनों भाई बहन की आजादी भी इनसे छिन जाती है। इन दोनों को बिल्कुल लाचारी वाली हालत में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान सोचेगा कि आखिर उसके साथ इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। इतने में ही दो बंदे इनकी जेल के बाहर आते हैं और मेन कैरेक्टर की बहन को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं इसकी बहन को अपने साथ ले जाने की। मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिंटे है वो चिल्ला के इन सबको बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरी बहन को छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंटे की बहन जिना अभी बार बार जिंटे जिंटे बोले जा रही होती है। इतने में ही जिंटे के पेट में एक लात पड़ती है और वो जमीन में बैठ जाता है और सामने वाला बंदा दोबारा से जिंटे के लाते ही लाते बजाने लगता है। अगर ये बंदा जिंटे को ऐसे ही मारता रहा तो जिंटे जल्द ही मर भी सकता है। पर जो यहाँ पे दूसरा काले कोट वाला बंदा होता है वो पहले काले कोट वाले बंदे को रोक लेता है, क्योंकि इन जेल्स में जितने भी कैदी हैं वो सारे के सारे इन लोगों के लिए किसी प्रोडक्ट की तरह हैं। और अगर प्रोडक्ट किसी तरीके से डैमेज हो गया तो वो अच्छे दाम पे नहीं बिकेगा। जिंटे का मार मार के कुत्ता बनाने के बाद एक बंदा उसके सामने बैठता है और कहता है, तेरी बहन यहाँ से अच्छी जगह जाएगी इसलिए उसकी चिंता मत कर। क्या तू अब भी मुझे घूर के देख रहा है? मेरी बात का जवाब नहीं देगा? तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जिंटे गुस्से में इस बंदे के मुंह पे थूक देता है। इसलिए काले कोट वाले बंदे का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने साथ के बंदे को कहता है, इसकी तो ओए तो इस लड़की को यहाँ से ले जा, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। भले ही जीना बार बार चिल्ला रही होती है लेकिन एक बंदा कंधे में उठा के उसे यहाँ से लेके जाता है। जिंटे जीना को बचाने के लिए जैसे ही वापस से खड़ा उठने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही काले कोट वाला बंदा जिंटे के ऊपर लाते ही लाते बजा देता है और कहता है, हरामजादे तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तो खैर जिंटे की बहन को यहाँ से ले जाने के बाद पूरे के पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं और जिंटे अब भी इस जेल के अंदर बंद होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। जिंटे के पास वैसे ही जिंदगी में कुछ नहीं था और अब उसके पास अपनी बहन भी नहीं होती, यानी कि अब उसके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ उसकी जिंदगी। लेकिन इतने में ही यहाँ के गार्ड्स जिंटे के पास आते हैं और उसके मुंह पे पानी फेंक के आपस में कहते हैं, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमने इसे यहाँ पे काफी समय से रखा हुआ है, ये पड़ा पड़ा यहाँ पे सड़ रहा है, अब हमें इसे निपटा देना चाहिए। मतलब कि जिंटे के पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज बची है, उसकी जान, और अब वो भी जाने वाली है। जिंटे बेचारा बैठा बैठा यहाँ पे अपने अंत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिंटे को जेल के बाहर से आवाज आती है कुछ लड़ाई वगैरह होने की। दरअसल इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर अटैक हो चुका होता है और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने करा होता है। इस जेल के सारे गार्ड्स को सिर्फ एक बंदे ने निपटा दिया होता है और यहाँ पे जिंटे के पास आके कहता है, ओए क्या तू अब भी जिंदा है? उठ जा और मेरे साथ चल। दरअसल ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो जिंटे को बचाने नहीं आया होता है। दरअसल ये बंदा तो यहीं के पास के इलाके में अपने मास्टर के साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और अपनी फाइटिंग स्किल को चेक करने के लिए वो यहाँ जेल में आया था और उसी सब के बीच में उसने जाने अनजाने में जिंटे की जान बचाई होती है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शिन किम। जिंटे को बचाने के बाद शिन उसे अपने साथ अपने मास्टर के पास लेके आता है और इन लोगों के साथ रहते रहते जिंटे को पता भी नहीं चलता कि कब उसने इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जिंटे की लाइफ में शायद पहली बार कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग शिन और शिन के मास्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन शिन इन सब को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद जब जिंटे शिन को शहर में देखता है तो उस वक्त तक शिन एक प्रोफेशनल असासिन बन चुका होता है। दरअसल ये दोनों बंदे दोबारा से एक एरिना में मिले होते हैं जहाँ पे ये दोनों की दोनों फाइट देखने के लिए आ रखे थे। जिंटे वहाँ पे शिन को कहता है, हे आखिर तुम एक अशासन क्यों बने? शिन कहता है, वो पाने के लिए जो मुझे चाहिए। जिंटे कहता है, क्या एक अशासन बनने से तुम वो चीज पा सकते हो जो तुमसे ले ली गई हो? ऐसी जिंदगी में जहाँ पे तुम ऐसे काम करते हो, यहाँ पे तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जो चीज तू सच में पाना चाहता है, अगर वो पाना तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो तू खतरा उठा सकता है। अगर वो चीज तेरे लिए मायने रखती है तो तू भी एक अशासन बन सकता है। इतनी बात कह के शिन यहाँ से चला जाता है। लेकिन
जिंटे को इतना समझ आ चुका होता है अगर उसको अपनी बहन को वापस से पाना है तो उसे एक अशासन बनना होगा, यानी कि आसान शब्दों में उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अभी वो कुछ बंदों से पंगे भी लेता है, लेकिन ये बंदे जिंटे को लाते मार मार के जुतिया देते हैं। लेकिन जिंटे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब जिंटे यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। भले जिंटे भी मार खा रहा होता है लेकिन शिन के मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना वो नहीं छोड़ता, ताकि दोबारा से उसकी जिंदगी में उससे कोई भी इंसान कुछ भी छीन ना सके। साथ ही साथ में जो उससे छीन लिया गया है वो उसे वापस मिल सके। और ये चीजें करने के लिए चाहे जिंटे को नर्क का भी सामना करना पड़े, जिंटे उसके लिए भी तैयार होता है। मतलब तुम सोच के देखो, जिस बंदे का सब कुछ छिन चुका है उसको क्या ही चीज रोक सकती है स्ट्रॉन्ग बनने से। अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरे हिसाब से है वो उसकी खुद की सोच। लेकिन जिंटे की सोच होती है कोई भी चीजें वापस पाने का। तो खैर जिंटे इसके 1 साल तक अशासन का काम करता है 2 बंदों के अंडर में, जिसमें से एक होती है लड़की और इनमें से एक लड़की का नाम होता है मैडम लीसा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर होती है, यानी कि ये अशासन प्रोवाइड कराती है उन लोगों को जिन्हें अशासन चाहिए हो। और क्योंकि जिंटा भी इस 1 साल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा अशासन बन चुका होता है, इसलिए ये लड़की जिंटे को एक कोड नेम देती है जो कि होता है कोप्पोका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1 आध साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिंटे वापस से उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसे जेल पे बंद करा गया था। और ऐसा नहीं है कि शिन ने वहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दिया था, वहाँ के काफी सारे लोग अब भी जिंदा होते हैं और जिंटे उनसे बदला लेने के लिए आया होता है। जिंटे ने यहाँ पे काफी सारे लोगों का काम 25 तो कर ही दिया होता है और अब बारी होती है उस बंदे की जिसने जिंटे को सबसे ज्यादा टॉर्चर करा था और उसकी बहन को उठा के ले गया था। जिंटे के जूतों में खून लगा होता है और वो इन्हीं खूनी कदमों के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। और क्योंकि जिंटे उसके पास काफी सारी लाशें बिछा के आ रहा होता है, इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, आखिर तुम कौन हो? जिंटे एक स्माइल के साथ इस बंदे को कहता है, यकीन नहीं होता, तू मुझे सच में भूल चुका है। हाँ, कितनी शर्म की बात है। लेकिन जिंटे की आंखें देख के इस बंदे को याद आ जाता है ये तो वही बंदा है जो जेल में बंद था कुछ साल पहले। इसके बाद जिंटे कहता है, लगता है तू मुझे पहचान चुका है। हाँ, तो अब बता मेरी बहन कहाँ है? क्या तेरी बहन? आखिर तू क्या बोल रहा है? मैं अभी अपनी छोटी बहन की बात कर रहा हूँ साले। क्या तू उस एल्बिनो लड़की की बात कर रहा है? लेकिन उस बात को काफी समय हो चुका है, मुझे याद कैसे होगा? और आपको बता दूं, एल्बिनो लड़की उसको कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा गोरी होती है और उसके ग्रे या फिर सफेद से बाल होते हैं। जिंटे घुमा के इसके एक लात मारता है और इसके बिल्कुल पास आके इसको कहता है, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? मेरी बात का जवाब दे या फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये बंदा डर के मारे अभी हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही जिंटे इसकी नाक में एक कट मार देता है चाकू से और कहता है, साफ साफ बोल क्या बोलना चाहता है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये बंदा अभी हकलाते हुए नाम लेता है हांगकांग का, लेकिन इससे ज्यादा इसे जिंटे की बहन के बारे में और कुछ नहीं पता होता। और इसने जिंटे को इतना बता दिया होता है इसलिए इसको ऐसा लग रहा होता है कि अब ये बच चुका है। लेकिन जिंटे कोई गली में फाइट करने वाला लौंडा नहीं है। जिंटे इस वक्त एक बहुत खतरनाक अशासन बन चुका है, इसलिए जिंटे ने इसके पेट में एक घप करके इसको अप कर दिया होता है और अपने खूनी ऑरा के साथ यहाँ से निकल लेता है हांगकांग के लिए। और हांगकांग आपको पता ही होगा कि चाइना के अंदर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पे एक अंधेरी सी जगह पे एक बंदे को उल्टा लटका रखा होता है। और यहाँ पे जो व्हाइट कोट वाला बंदा खड़ा है इसका नाम है ल्यूकाई। ल्यूकाई को उसके साथ का एक बंदा कहता है कि हांगकांग में सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ल्यूकाई के सामने जो बंदा उल्टा लटका होता है, ल्यूकाई अपनी खुकरी से उसकी गर्दन उड़ा देता है और कहता है, ठीक है तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट को अब अपने अंडर में करने का वक्त आ चुका है। दरअसल चाइना में एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है ट्राइएड, और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन ब्रांच होती है हांगकांग में। अभी हम इस ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है वांग शैंग ल्यू, जो कि होता है पूरे के पूरे ट्राइएड का लीडर। दूसरा होता है एन ल्यू, और ये बंदा आगे चल के ट्राइएड का लीडर बनने वाला है, यानी कि ये बंदा वैंग शैंग का लीडर है और उसका वारिस है। वैंग शैंग इसे बोलता है कि आगे सारी चीजों की तैयारियां कैसे चल रही है, यानी कि आगे तेरे लीडर बनने की, क्योंकि ट्राइएड के सारे ब्रांचेस की लीडर की नजर तेरे ऊपर है, इसलिए हर चीज सही होनी चाहिए। एन ल्यू कहता है, सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है। वैसे आप आगे उस चीज के बारे में क्या करने की सोच रहे हो? मेरा मतलब जो मैंने आपको पहले कहा था ल्यूकाई के बारे में। दरअसल ल्यूकाई वही सफेद बाल वाला बंदा होता है जो हमने एक पिछले सीन में देखा था। वैंग शैंग अपनी जगह से उठता है और कहता है, हाँ भले ही वो मेरी नाजायज औलाद है, लेकिन मैं उसे हमारे फैमिली बिजनेस से बाहर नहीं कर सकता। अगर मैं ल्यूकाई को फैमिली बिजनेस से बाहर कर देता हूँ तो मैं बाकी ब्रांच लीडर से आंखें नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए तुम उसके बारे में ध्यान मत दो और खुद लीडर बनने पे फोकस करो। ल्यूकाई को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मतलब कि ये जो वैंग शैंग का बेटा है, इसको चिंता हो रही है कि कहीं ल्यूकाई लीडर ना बन जाए, क्योंकि ल्यूकाई भी वैंग शैंग का बेटा ही है, भले ही नाजायज क्यों ना हो। बट अभी के लिए ये बंदा अपना सर झुका के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट
होता है और हम देखते हैं हांगकांग के एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन लैंड हुआ है और ऑब्वियसली उस एरोप्लेन में यहाँ पे आया है कपोका यानी कि जिंटे। और जो लीसा होती है उसने हांगकांग में जिंटे की मदद करने के लिए एक लड़की को कहा होता है। हालांकि वो लड़की लीसा की बात मानने में आनाकानी कर रही होती है, लेकिन एंड में लीसा उसे मना ही लेती है और लीसा हांगकांग में जिंटे को मदद प्रोवाइड इसलिए करा रही होती है क्योंकि जिंटे ने अगर अपना ये पर्सनल मैटर सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जिंटे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा लीसा का। और हांगकांग में कुछ तो तगड़ा चल रहा है जो लीसा को भी पता है और शायद उस वजह से भी लीसा जिंटे की मदद करने की कोशिश कर रही है या फिर दिखावा कर रही है मदद करने का, वो हमें अभी नहीं पता। तो खैर दूसरी तरफ हांगकांग में ये मरीना नाम की लड़की ना चाहते हुए भी जिंटे की मदद करने के लिए चले जाती है। जिंटे अभी एक जगह पे बैठ के हांगकांग की खूबसूरती को निहार रहा होता है क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में ऐसी चमक धमक देखी ही नहीं है। लेकिन इतने में ही उसके सामने मरीना की कार आके रुकती है और वो जिंटे के सामने आके कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा जवान हो, तो तुम कपोका हो, मैंने सही कहा ना। और ये जो मरीना होती है इसका दूसरा नाम पॉइजनस टोड भी होता है। तो खैर जिंटे मुंडी हिला के इसको कहता है, हाँ मेरा नाम कपोका है। और ये दोनों अब एक कार में बैठ चुके होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। कार में बैठे बैठे मरीना जिंटे को कहती है, मैंने इस बारे में थोड़ा सा सुना है, तुम यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए आ रखे हो, है ना? तुमने सही सुना है। माफ करना, वैसे मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, तब तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे लीसा ने तुम्हें बताया होगा कि हांगकांग में अभी सिचुएशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। क्या? मुझे लीसा ने कुछ नहीं बताया है। क्या लीसा ने तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं बताया है? नहीं बताया है। और आखिर इस बात से क्या मतलब है कि सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है? चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें बताती हूँ। तुमने यहाँ पे ट्राइएड का नाम तो सुना ही होगा। क्या ट्राइएड? नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। दरअसल ट्राइएड की मेन ब्रांच हांगकांग में है और इस पूरी सिटी में उनका ही राज चलता है। ट्राइएड के बॉस जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और अगला हेड वो अपने बेटे को बनाने की सोच रहे हैं। आसान शब्दों में सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब चल रही है। मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। उनके मैटर में इन्वॉल्व होके तुम हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकते हो, इसलिए अपनी वजह से हमें उस परेशानी में मत डालना। हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। लेकिन ये बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है। दरअसल इसलिए मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहती हूँ। ये बंदा हांगकांग का ब्रोकर है जो जानकारी इधर उधर करता है और इस बंदे का नाम है जिंग जोउ। क्या तुम मुझे किसी से मिला रही हो? लेकिन मैंने तो सोचा था मेरे पर्सनल मैटर में तुम मेरी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो या फिर कुछ और चीज है? मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझ, मैं बस चाहती हूँ तेरा मैटर जल्दी से सॉल्व हो जाए और हम लोग हांगकांग छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो जिस बंदे से तू मुझे मिलवा रही है क्या मैं उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ? तो उसके ऊपर यकीन कर सकता है या फिर नहीं ये बात मुझे नहीं पता। मैं जितना तेरे लिए कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, बाकी तुझे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अरे कम ऑन यार, इतनी आकड़ू मत बन। तू सच में मेरी मदद करने वाली है ना? जितनी तेरी मदद कर चुकी हूँ अब तक उसके लिए मेरा एहसान मान। अच्छा चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जिंटे जैसे ही कार से उतर के यहाँ से जा रहा होता है मरीना उसको कहती है, और हाँ एक और बात, ये याद रखियो ये रशिया नहीं है, ये हांगकांग है। हाँ ठीक है, समझ चुका हूँ मैं। अलविदा। ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा लापरवाह लगता है। ये कह के मरीना अपनी कार यहाँ से भगा लेती है और जिंटे एक क्लब या फिर बार जैसी जगह के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पे एंटर करते ही जिंटे देखता है एक बंदे को 5-6 बंदों ने घेर रखा है जो कि उसका कॉलर पकड़ के उसको बोल रहे होते हैं, बता हमारी जासूसी करने के लिए तुझे किसने भेजा है? दूसरा बंदा कहता है, हे मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बस जानकारी इधर उधर करता हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के जिंटे थोड़ा सा आगे आता है और उस बंदे को कहता है, ओए तेरा ही नाम जिंग जोउ है क्या? जो बंदा यहाँ पे बुरी सिचुएशन में होता है वो कहता है, हाँ मेरा ही नाम जिंग जोउ है। लेकिन तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल मरीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरी किसी तरीके से मदद कर सकते हो। हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम देख सकते हो मैं कैसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। अभी मैं थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ तो इसलिए हम बाद में मिलते हैं। लेकिन जिंटे अब भी इन लोगों के पास आए जा रहा होता है और जिस बंदे ने जिंग जाओ का कॉलर पकड़ रखा होता है, काले कोट वाले बंदे जिंटे को अब भी बोल रहे होते हैं, चुपचाप से यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जिंटे किलर इंटेंशंस के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे के साथ कुछ काम है। ये बात सुनते ही जिंटे के सामने वाला बंदा उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन जिंटे इस मुक्के से बहुत ही इजीली बच चुका होता है। जिंटे का एक हाथ अब भी अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से अचानक से चाकू निकाल के जिंटे इस बंदे की कमर में कट मार के आगे आ जाता है और ये बंदा ऑन द स्पॉट जमीन में गिर चुका होता है। इसके बाद जिंटे दूसरे बंदे के पास जाता है जिसने जिंग जाओ को पकड़ रखा होता है और उसके पास आके कहता है, माफ करना लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। तो खैर जिंग जाओ को अब भी एक बंदे ने पकड़ रखा है। मुझे लगा था कि जिंग जाओ को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेन बात वो नहीं है, मेन बात यह है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है।
जिंगजाओ जिंटे को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी अभी जिंटे ने एक बंदे को निपटा दिया है। इसलिए जिंगजाओ को पता चल जाता है जो बंदा यहाँ पे उसके लिए आया है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इतने में ही जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो उसकी गर्दन में चाकू लगा देता है और जिंटे को कहता है, हरामजादे, आखिर तू है कौन और यहाँ पे क्यों आया है? जिंटे कहता है, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उस इंसान से काम है। इस बंदे के भी अभी जिंटे को देख के पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि जिंटे किसी की जान ऐसे ले लेता है जैसे कोई हलवा होगा। इसके बावजूद भी जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो जिंटे को कहता है कि क्या तू इस हरामजादे के साथ मिलके काम कर रहा है? ओए, तू मरने वाला है, इस हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है, तुझे इस हरामजादे की जरूरत है। अगर तू चाहता है कि मैं इसे जान से ना मारूं, तो चुपचाप से यहाँ से चला जा। जिंगजाओ को भी अपनी जान की परवाह होती है इसलिए वो कहता है, हाँ दोस्त, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लेकिन देखो जो भी बात होगी हम वो बात कल कर लेंगे या फिर किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन जिंटे अब भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, हाँ तूने सही कहा, बात तो कल भी हो सकती है, लेकिन तूने सुना नहीं क्या, मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ। इसी के साथ जिंटे एक चाकू फेंक के मारता है जो कि लगता है सीधा उस बंदे के माथे में जिसने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है। और देखते ही देखते एक और बंदा जिंटे ने यहाँ पे निपटा दिया होता है। तो खैर इसके बाद जिंटे जिंगजाओ को अपनी सारी की सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। उसकी सारी बात सुन के जिंगजाओ कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो तुम रशिया के एक अशासन हो, है ना? भले ही तुम एक अशासन हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही सबको निपटा दोगे ये मैंने सोचा नहीं था। क्या आखिर तो क्या बोलना चाहता है? मेरे कहने का मतलब ये है, जो दो बंदे तूने निपटाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो दोनों बंदे ट्रायड के थे। मुझे नहीं लगता कि रशिया का क्या सीन है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। तुम्हें ट्रायड के बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये जान के जिंटे भी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, मरीना ने मुझे कहा था कि ट्रायड के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मैं तो गलती से पहले ही ट्रायड के दो बंदे निपटा चुका हूँ। जिंगजाओ कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूंगा। तुम्हारे इस मामले को मैं जैसे तैसे कवर अप कर दूंगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आ रखे हो? ये करीब 5 साल पहले की बात है। वो एक एल्बिनो लड़की है, अब तक तो उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी होगी। लेकिन वो लड़की है कौन? क्या वो तुम्हारी लवर है? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप से मुझे ये बता, क्या तू उसको ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है या फिर नहीं? वैसे ये काम करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है वो लड़की दिखने में बाकियों से अलग है। साथ ही में तुम्हें ये भी पता है कि लगभग अभी वो किस उम्र की होगी, इसलिए मुझे लगता है ये काम किया जा सकता है। चलो ठीक है, फिर उसको मिलके ढूंढते हैं। ये बात सुन के जिंटे को ऑब्वियसली अच्छा लगा होता है और वो इस बंदे को कहता है, मेरे लिए काम करने के तो मुझसे कितने पैसे लेने वाले हो? लेकिन जिंगजाओ जिंटे की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस पे नजर रखनी होगी ये देखने के लिए कि ये और क्या क्या कर सकता है। इसके बाद ये जिंटे का जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस आगे चल के मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। क्या तू मुझे हायर करना चाहता है? लेकिन किस काम के लिए? ये बात मैं तुझे उस वक्त बताऊंगा जब मुझे किसी को निपटाना होगा, और किसी को निपटाने के लिए मैं तुझे कहूंगा। ऐसे में हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मैं तेरे लिए तेरे उस इंसान को ढूंढूंगा और बदले में तू मेरे लिए किसी को इस दुनिया से गायब करेगा। चला जा, गाड़ी में बैठ जा, अब वक्त है लैन क्वाई फोंग में चलने का। जिंटे इसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, आखिर ये लैन क्वाई फोंग है क्या? ये हांगकांग की बहुत ही जबरदस्त नाइट लाइफ है। अगर तू किसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे हांगकांग में बेचा गया है, तो उस लड़की को ढूंढने के लिए वो जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रात में भी काफी ज्यादा चकाचौंध होती है और जिंटे जिंगजाओ को कहता है, किसी इंसान को ढूंढने से इस जगह का क्या लेना देना है? अरे ये सब कुछ मेरे एक प्लान का हिस्सा है। जो बातें तूने मुझे बताई थी उसको सुन के मुझे ऐसा लगता है वो मामला किडनैपिंग का रहा होगा। इसके बाद जिंगजाओ जिंटे के लिए एक चश्मा लेता है क्योंकि जिंटे की आंखें काफी ज्यादा खूनी होती हैं और जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जिंटे एक अशासन है। और किस्मत से ये चश्मा जिंटे को खुद के ऊपर अच्छा भी लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं यहीं के एक बार में, लेकिन ये बार कोई नॉर्मल बार नहीं होता। दरअसल जितनी भी किडनैप करी हुई लड़कियां हांगकांग में लाई जाती हैं, वो इस बार में जरूर आती हैं। मतलब कि उन लड़कियों को यहाँ पे लेके आया जाता है। ये बात सुन के जिंटे का खून खौल जाता है, ये सोच के कि शायद उसकी बहन भी यहीं पे होगी। लेकिन जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि शांत हो जा, हम बस यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए आ रखे हैं, कोई फाइट वगैरह नहीं करनी है। जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि मैं यहाँ की मैडम से बात करने के लिए जाता हूँ, तब तक तू यहाँ की एक सर्वर से बात कर, यानी कि एक यंग लेडी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां काम करती हैं उन्हें भी किसी न किसी वक्त में यहाँ पे उठा के ही लाया गया था। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो लड़कियां जिंटे की बहन को जानती हों। इसके बाद जिंगजाओ बहुत ही ज्यादा दोस्ताने अंदाज में एक औरत के पास जाता है। वो औरत जिंगजाओ को देख के कहती है, क्या तू अब भी जिंदा है? ओह कम ऑन, अब ऐसे तो मत कहो मुझे यार। क्या तू चुपचाप से यहाँ से दफा नहीं हो सकता? वैसे भी पहले से ही मेरे सर पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरे कम ऑन यार, तू तो मेरा दिल तोड़ रही है। मैं तो आज यहाँ पे ये सोच के आया था कि आज काफी ज्यादा पीऊंगा यहाँ पे। क्या सच में तो इसलिए आ रखा है? जिंगजाओ इसके कंधे में ऐसे हाथ रखता है जैसे
से ये इसकी बीवी होगी और कहता है, अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी सबसे महंगी वाली ड्रिंक लेके आ जा, साथ ही साथ में जो यहाँ की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है उसको भी लेके आ, ताकि वो मेरे दोस्त का थोड़ा सा मन बहला सके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपना हाथ मेरे से हटा। अरे यार आज तो ऐसे क्यों बोल रही है। तो खैर जिंटे एक जगह पे बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो जीना को एक ऐसी जगह पे बेचा गया होगा। लेकिन इतने में ही एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जिसका नाम होता है होंगचू, वो एक दारू की बोतल लेके सीधा जिंटे के पास आके बैठ जाती है और उसको कहती है उसके बिल्कुल पास आके, ओह तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। लेकिन इस लड़की के पास आने की वजह से जिंटे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लड़की कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन स्वीटी, मुझे तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। हाँ वो बस ये बात है कि तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी रिलैक्स होने में थोड़ी सी मदद करूं? ये बात सुन के तो जिंटे के और ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। यानी कि जो बंदा लोगों को गाजर मूली की तरह काट के रख देता है, वो लड़कियों के आसपास होने में खुद को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन इतने में ही इस बार के बाहर एक गाड़ी आती है और जो बंदा इस कार से उतरने वाला है उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। जो बंदा कार से उतरता है उसका नाम होता है पोलोंग, जिसको डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन भी कहा जाता है, और ये बंदा ट्रायड की एक ब्रांच का ऑफिसर भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो औरत जिंगजाओ के साथ होती है वो उसको कहती है, तू यहाँ पे सिर्फ पीने के लिए तो नहीं आया होगा, जरूर कुछ और बात है। अब सीधे सीधे मुझे बता, आखिर तू यहाँ पे आया क्यों है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे अब भी बाहर से लाई लड़कियों को रखा जाता है? लेकिन ये औरत गुस्से में अपना गिलास टेबल में पटकती है और कहती है, क्या, आखिर तुझे कितनी बार बताऊं कि वो सारी चीजों में अब मैं नहीं पड़ती हूँ। तेरे ऐसे चिढ़ने की वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने वो काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। हाँ खैर जो भी है, ये जगह अब मेरी नहीं है, इसलिए मुझसे ये मत पूछ। क्या ये जगह तुम्हारी नहीं रही? लेकिन कब से? इस बात को काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। तो फिर आखिर इस जगह का नया बॉस कौन है? नाम तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं जिसका नाम लूंगी तो उसको जानता ही होगा। ठीक है, तुझे जो कहना था तूने कह दिया ना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिंगजाओ इस औरत के सामने एक नोट की गड्डी रखता है और कहता है, अबे सुन, तो मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। करीब 5 साल पहले उसको हांगकांग लाया गया था। वो लड़की एक एल्बिनो है और उस वक्त वो 15 साल की थी। क्या तुम ऐसी किसी लड़की के बारे में कुछ जानती हो? औरत वापस से अपनी जगह पे बैठ जाती है और कहती है, हाँ तुझे काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। यहाँ के नए बॉस ने यहाँ के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए हैं। देख मैं जानता हूँ तू मेरी मदद नहीं करना चाहती है, लेकिन ये आखिरी बार होगी, इसलिए प्लीज आखिरी बार मेरे इस मामले में मदद कर दे। हाँ, तो सच में मेरे लिए हमेशा परेशानी खड़ी करता है। ठीक है तो सुन, जब मैं इस जगह को चला रही थी तो उस पूरे टाइम पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एल्बिनो लड़की को देखा था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसको यहाँ से भेज दिया था क्योंकि वो कहना नहीं सुन रही थी किसी का। अगर वो यहाँ पे और ज्यादा रुकती तो शायद उसको लेने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई और भी आता। वैसे तेरे साथ वो लड़का कौन है? क्या वो तेरा दोस्त है? हाँ वो मेरा दोस्त है। और तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की जिंटे के साथ बैठी होती है उसके कंधे में अपना सर रख के उसको अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि वो इस जगह पे कैसे पहुंची। ऑब्वियसली इस लड़की को भी यहाँ पे किडनैप करके लाया गया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की जिंटे को कहती है, लेकिन मेरी बात उसे तुम ये मत सोचना कि ये जगह बहुत ज्यादा बुरी है। इसके बाद सुन के जिंटे को जीना की याद आ रही होती है जब उसको उठा के लेके गए थे, क्योंकि जीना भी अब तक इस लड़की की ही जितनी हो चुकी होगी। इतने में ही जिंगजाओ जिंटे के पास आता है और कहता है, और लौंडे अकेले अकेले मजे कर रहा है। लेकिन ये बात तो जिंगजाओ ने बस दिखाने के लिए बोली होती है। जिंगजाओ अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आया, तो इसकी कमजोरियां लड़कियां हैं। जिंगजाओ के हाथ में यहाँ पे एक फोटो लगी होती है एल्बिनो लड़की की। वो फोटो जिंगजाओ जिंटे को देता है और उससे पूछता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है क्या वो ये लड़की है? जिंटे जैसे ये फोटो देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये फोटो सच में जिना की होती है। जिंटे बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ कहता है, ओए आखिर अभी ये कहाँ पे है, मुझे जल्दी बता। लेकिन इतने में ही जो लड़की जिंटे के बगल में बैठी होती है कहती है, अरे ये तो जिना है, ये तो जिना शियो है। क्या तुम इसको जानती हो? हाँ, इसे और मुझे इस जगह पे एक ही टाइम पे लाया गया था। क्या तुम इसके बारे में और क्या जानती हो, मुझे बताओ। लेकिन इतने में ही जो बंदा कार पे यहाँ पे आया होता है वो भी इस जगह के अंदर आ चुका होता है और इस बंदे को एक बंदा बताता है कि जल्दी ही हांगकांग में काओलून भी पहुँचने वाले हैं। और काओलून का मतलब होता है 9 किलर्स या फिर 9 ड्रैगन्स। और ये जो 9 ड्रैगन्स होते हैं ऑब्वियसली काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। पोलोंग को जैसे ये पता चलता है तो वो कहता है, बहुत अच्छे, तो ये शुरू हो चुका है। हाँ दरअसल जो पोलोंग नाम का टकला होता है ये जगह अब उसी की है और पोलोंग लोग अभी के लिए इस बार को बंद कर रहे होते हैं, इसलिए सबको बाहर भेज रहे होते हैं। जिंगजाओ इन लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सोच रहा होता है कि चुपचाप से हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिंटे को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि अभी तो उसे यहाँ पे जिना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई थी। लेकिन जिंगजाओ जैसे तैसे उसे पकड़ के यहाँ से ले जाता है और कहता है हम किसी और दिन यहाँ पे आएंगे। और जिस टकले का नाम मैंने पोलोंग बताया है उस टकले का नाम ली गाओ भी है। जो औरत यहाँ पे होती है टकले को कहती है, मास्टर ली गाओ, हमने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आ रहे हो। टकला कहता है, आज का ये शानदार दिन हम बिना ड्रिंक्स के और लड़कियों के कैसे निकाल सकते हैं। अपने पास की सबसे बेस्ट ड्रिंक मेरे लिए लेके आओ और मैं इस लड़की
लड़की के साथ आज रहूंगा। लेकिन इतने में ही टकला देखता है टेबल में एक फोटो पड़ी है। वो फोटो देख के टकला इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि होंगचू नाम की लड़की को धक्का देके साइड कर देता है और सीधा उस फोटो को उठाता है और उस फोटो को देख के अपने मन में कहता है, क्या ये तो काफी ज्यादा जवान लग रही है, लेकिन मुझे तो लग रहा था इसकी जितनी भी जानकारी है मैंने वो सारी की सारी जानकारी खत्म कर दी है। मतलब कि साफ बात है टकला जिना के बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानता है। जिंटे भी बाहर से बाहर आ चुका होता है और जिंगजाओ को कहता है, आखिर वो हरामजादे थे कौन बे? हाँ, मैं भी यही बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो हरामजादे थे कौन। इसलिए अभी के लिए हम बस चुपचाप से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। वहीं टकला भी औरत को बोल रहा होता है, ये फोटो, आखिर ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? लेकिन टकले के सामने जो लड़की होंगचू होती है कहती है, वो एक कस्टमर इस फोटो को यहाँ पे छोड़ के गया है। दरअसल वो किसी को यहाँ पे ढूंढ रहा था। क्या वो किसी को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया था? लेकिन टकला गुस्से में टेबल में एक मुक्का मार के पूरी टेबल क्रैक कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यहाँ पे जितने भी लोगों के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दो। औरत कहती है, हाँ मैंने सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए थे, लेकिन जो कस्टमर हैं वो इसे लेके आए होंगे अपने पास, मैं सच में कसम खा के कहती हूँ। लेकिन इतने में ही टकला औरत के रैप्टा बजा के उसको साइड में फेंक देता है और कहता है, वो सब छोड़िए, बता वो कस्टमर अब कहाँ पे है? होंगचू कहती है, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले वो यहीं पे थे। लेकिन टकला बेचारी होंगचू की भी गर्दन पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, क्या तुझे नहीं पता वो कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? सच में मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे चुपचाप से बताओ वो कहाँ है। होंगचू बेचारी की अभी मरने जैसी हालत हो चुकी होती है, वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। लेकिन इतने में ही जिंटे जो ये सब कुछ देख रहा होता है अंदर आ जाता है और कहता है, ओए टकले हरामखोर, चुपचाप से वो मुझे दे दे, वो मेरी है। जिंगजाओ की भी फटके चार हो चुकी होती है क्योंकि जिंटे इन लोगों से पंगे लेने जा रहा है और वो टकला ट्रायड की एक ब्रांच का ऑफिसर है। टकला कहता है, क्या मेरी है बे? मैंने कहा वो मेरी है, वो फोटो मुझे वापस कर दे। टकला होंगचू को छोड़ देता है और कहता है, अच्छा तो तू ही वो हरामजादा है जिसके बारे में ये कुतिया बात कर रही थी। आखिर तू इस फोटो वाली लड़की को क्यों ढूंढ रहा है? जिंटे का भी दिमाग खराब हुआ पड़ा होता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से वो फोटो मुझे दे। मैंने तुझसे पूछा तू इसको क्यों ढूंढ रहा है? क्या तूने कहा मैं इसको क्यों ढूंढ रहा हूँ? बहन के घोड़े, वो मेरी बहन है। ये बात सुनकर टकला अपने मन में कहता है, क्या इसकी बहन? लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ओए लड़के, फालतू की बकवास मत कर और यहाँ से चुपचाप से दफा हो जा। गंजे, यहाँ पे बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, तू कर रहा है। चल ठीक है, मैं तुझसे एक और आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे सच बता, आखिर तू इसको क्यों ढूंढ रहा है? हरामखोर, क्या मुझे मेरी बहन को ढूंढने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? टकले के साथ का एक बंदा टकले का अपमान बर्दाश्त नहीं करता और जिंटे को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन टकला इशारा करके उसको रोक देता है और जिंटे टकले की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, ठीक है अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। गंजे चुपचाप से बता, आखिर तू मेरी बहन को कैसे जानता है? टकला अपने मन में कहता है, क्या ये बाइलोंग को ढूंढ रहा है लेकिन बाइलोंग के बारे में कुछ जानता नहीं है? मतलब कि ये टकला जीना को अभी बाइलोंग नाम से बोल रहा है। जिंटे कहता है, अब वह मोटे गंजे, क्या तू बहरा है क्या? शकल से तो तू सुअर लगता ही है, क्या तू सच में एक सुअर है जिसे इंसानों की भाषा नहीं आती? मुझे बता आखिर तुझे इस बात से क्या दिक्कत है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ? वही जिंगजाओ की फटी पड़ी होती है कि जिंटे एक ट्रायड के ऑफिसर से इस तरीके से बात कर रहा है। इतने में ही टकला घुमा के एक मुक्का मारता है जिंटे के ऊपर, लेकिन जिंटे इस हमले से आराम से बच जाता है और कहता है, हरामखोर, हमला करने से पहले देख तो ले ठीक से। टकला अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे हमले को डॉज कर दिया? इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है। टकला गुस्से में जिंटे को कहता है, लगता है तेरी जो एक कैंची की तरह जुबान चल रही है, पहले मुझे यही फाड़नी होगी। जिंटे कहता है, मोटे सुअर, अपना मुंह बंद कर। अभी यहाँ पे जिंटे और टकले की फाइट होने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही टकले को उसके मास्टर मोलोंग का फोन आता है और ये मोलोंग नाम का बंदा कौन है अभी हमें नहीं पता, बाद में पता चलेगा। दरअसल टकले को एक जरूरी काम आ चुका होता है, इसलिए उसको यहाँ से जाना पड़ता है। टकला यहाँ से जाते जाते अपने साथ के बंदों को कहता है, ओए इसे जान से मत मारना और इसको मामूली भी मत समझना, इसको फाइटिंग वगैरह आती है। वहीं टकला बाहर से बाहर जाते हुए मोलोंग नाम के बंदे को बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि कोई यहाँ पे बाइलोंग को ढूंढने के लिए आ रखा है। टकले को अभी नहीं पता जो बंदा यहाँ पे आ रखा है वो किसी ग्रुप का हिस्सा है या फिर नहीं, लेकिन उस लड़के के पास बाइलोंग की फोटो है। जिंगजाओ भी टकले की मोलोंग के साथ फोन में ये बात सुन लेता है और अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा कॉल में जिंटे की बहन के बारे में बात कर रहा है? लगता है ये मामला काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, लेकिन मैंने तो सोचा था ये नॉर्मल सा फैमिली रीयूनियन होगा। वहीं दूसरी तरफ जिंटे को जो काफी सारे लोगों ने घेर रखा होता है, जिंटे उन सबको कहता है, किस बात का इंतजार कर रहे हो हरामखोरों, आके मेरे ऊपर हमला करो। इसके बाद अचानक से ही ये सारे के सारे लोग जिंटे
जिंटे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जिंटे इन सब के हमलों से बचते हुए चुन चुन के इन सबको निपटा रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जिंटे ने 2-3 बंदे तो निपटा दिए होते हैं और जो यहाँ पे व्हाइट कोट वाला बंदा होता है, जो थोड़ा सा मेन बंदा होता है, वो जिंटे को देख के समझ चुका होता है ये बंदा एक मॉन्स्टर है। इसके बाद जिंटे दोबारा से उड़ उड़ के इनको मारने लगता है। जिंटे एक बंदे के लात मार के उसको पीछे फेंकता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से एक बंदा उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और दूसरा बंदा दूसरी तरफ से जिंटे को चाकू मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो बंदा जिंटे के ज्यादा पास होता है, जिंटे उसको पकड़ के अपने सामने कर देता है और सामने से जो बंदा चाकू लेके आ रहा होता है वो अपने ही बंदे के ऊपर चाकू मार देता है और इसके बाद जिंटे इन दोनों ही बंदों को मार देता है। और जिंग जाओ ये सब कुछ देख के बहुत ही सीरियसली अपने मन में कहता है ये बंदा इन सब के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, साथ ही साथ में किसी को निपटाने में ये थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं है। इतने में ही एक और बंदा जिंटे को मारने आता है, लेकिन जिंटे एक घप के साथ उसको भी अप कर देता है। इसके बाद व्हाइट कोट वाला बंदा भी जिंटे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिंटे उसको डॉच करके उसके हाथ में चाकू से कट मार के उसके हाथ से चाकू छुड़वा देता है और उसकी गर्दन के साथ उसको दीवार में चिपका देता है। लेकिन ये बंदा अब भी जिंटे को गाली दे रहा होता है और इसी के साथ ये इस बंदे की सिर्फ आखिरी गाली होती है। इस बंदे को निपटाते ही साथ जिंटे ने उसके अगल बगल के सारे लोग निपटा दिए होते हैं और जिंग जाओ हैरानी भरी नजरों से ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक और बंदा पड़ा होता है जो अधमरा होता है, पूरी तरीके से निपटा नहीं होता। ये बंदा कॉकरोच की तरह यहाँ से रेंगता हुआ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिंटे इसकी कमर में लात मार के इसको जमीन में चिपका देता है और कहता है तो लगता है अब तो सिर्फ यहाँ पे बचा है। हाँ, ये बंदा जिंटे से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन जिंटे इसको कहता है तेरे दोस्तों का तेरे बिना नर्क में मन नहीं लगेगा, इसलिए तुझे भी जाना होगा। और इसी के साथ ये बंदा भी निपट चुका होता है। इसके बाद जिंटे बार से बाहर जाते हुए कहता है लगता है अब मुझे वो सुअर ही कुछ बता सकता है, ये सारे लोग तो निपट चुके हैं। वहीं जो टकला होता है अभी बार के बाहर ही फोन में बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बस वहाँ पे आने ही वाला हूँ। लेकिन इतने में ही जिंटे उसके पीछे से आता है और कहता है अबे ओए सुअर, हमारी बातें अभी अधूरी हैं, तुझे कुछ जवाब देने हैं। टकला हैरान होकर जिंटे से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया। जिंटे कहता है तेरे साथ के मैंने सारे बंदे निपटा दिए हैं। टकला ये सोच के हैरान होता है कि इसने मेरे साथ के सारे बंदों को कैसे निपटा दिया है और साथ ही में यहाँ पे जो एक और बंदा खड़ा है ये बंदा कौन है। लेकिन इतने में ही जिंटे टकले की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। टकला जो अभी फोन में बात कर रहा होता है फोन में कहता है यहाँ पे एक बंदा आ चुका है जो परेशानियां खड़ी कर रहा है, मैं पहले इससे निपट लेता हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। टकले से जो बंदा कॉल पे बात कर रहा होता है वो भी कॉल काट के कहता है क्या वहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए कोई आया है, लगता है ये तूफान आने के पहले की शांति है। इसके बाद जिंटे टकले को कहता है क्या हुआ बे, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, क्या तू मुझे इतना ज्यादा इंतजार करवाएगा, अगर तेरी बातचीत खत्म हो गई हो तो मेरे पास तेरे लिए काफी सारे सवाल हैं। टकले को इतना तो समझ आ चुका होता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने टकले के काफी सारे बंदों को मार दिया है, इसलिए टकला इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है लेकिन तू बहुत ज्यादा बदकिस्मत है, तू मुझसे कोई भी जवाब नहीं सुन पाएगा। अच्छा ऐसी बात है, लगता है पहले मुझे सुअर की चीखें निकालनी होगी, उसके बाद ही अपना मुंह खोलेगा। इसी के साथ जिंटे अपने चाकू से इसके ऊपर एक खतरनाक सा हमला करता है, लेकिन टकला उस हमले से बच जाता है और जिंटे को एहसास होता है कि एक सुअर होने के हिसाब से ये टकला काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन जिंटे के एक हमले से बचना काफी नहीं होता। जिंटे वापस से अपना चाकू गंजे की तरफ घुमाता है, हालांकि टकला उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में एक कट लग चुका होता है। टकले के हाथ पे कट मारने के बाद जिंटे कहता है अब बता सुअर, तुझे ये कैसा लगा। हाँ, हाथ में कट पड़ने के बावजूद भी टकला ज्यादा परेशान नहीं लग रहा होता और अपने मन में कहता है इसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसके अटैक्स की खास बात है इसकी स्पीड, अगर ऐसी बात है तो लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा खून बहने वाला है। इसी के साथ टकला एक पंच मारता है जिंटे के ऊपर, लेकिन जिंटे उस पंच को डॉच करके टकले के हाथ में 2 कट्स और मार देता है। टकला अब भी जिंटे के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और जिंटे बार बार उसके शरीर में कट्स मारे जा रहा होता है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिंटे उसको बार बार कट्स क्यों मार रहा है, एक घप करके उसको अब क्यों नहीं कर देता। दरअसल किसी भी फाइट में होता यह है कि सामने वाला बंदा भी खुद को किसी भी हमले से बचाने की कोशिश करता है और ये टकला भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ठीक से इसके ऊपर हमला नहीं हो पा रहा है। टकले के शरीर में काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं, लेकिन टकले के लिए अच्छी बात यह होती है कि टकला जिंटे को ढकेलते हुए दीवार तक लेके आ गया होता है और जिंटे के पास ज्यादा स्पेस नहीं बचता मूवमेंट करने के लिए। इसी के साथ टकला जिंटे के ऊपर खतरनाक सा हमला करता है जो कि जिंटे के पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है और जिंटे जानबूझ के दीवार की तरफ से साइड हट के गिरता पड़ता पीछे हो जाता है ताकि टकला जिंटे की मूवमेंट्स को ब्लॉक ना कर सके। जिंटे की ऐसी
की फुर्ती देख के टकला कहता है, तेरी मूवमेंट्स बिल्कुल किसी चूहे जैसी है। और जिंटे भी टकले को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझे जानबूझ के दीवार की तरफ ले गया था कि मैं इसके ऊपर ठीक से हमले ना कर पाऊं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी और मेरी फाइट पूरे दिन तक चलेगी, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक खतरनाक सा हमला करना होगा और एक ही हमले में इसका काम 25 करना होगा। इसलिए जिंटे भागता हुआ जाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और टकला भी इसके ऊपर भागता हुआ आता है। लेकिन जिंटे से पहले टकला जिंटे के ऊपर हमला कर देता है और जिंटे अपनी बॉडी को साइड की तरफ स्पिन करके उस हमले से बच जाता है। हमले से बचते ही जिंटे वापस से टकले के ऊपर एक हमला कर देता है, जो कि टकले के पड़ता भी है, लेकिन टकले की ये चाल होती है। दरअसल टकले ने भी जिंटे को पकड़ लिया होता है और जिंटे को हवा में उठा के सीधा कार के ऊपर पटक दिया होता है। जिंटे की हालत थोड़ी सी खराब सी लग रही होती है और जिंग जाओ टकले को देख के अपने मन में कहता है, इस टकले का सिर्फ शरीर ही बड़ा नहीं है, ये काफी ज्यादा ताकतवर भी है। भले ये फाइट देख के ऐसा लग रहा है कि इस टकले के ऊपर अब तक काफी सारे कट्स लग चुके हैं, लेकिन टकले ने बहुत ही सोच समझ के वो कट्स बिल्कुल इस तरीके से अपने शरीर पे लगवाए हैं कि उसके शरीर के किसी भी मेन हिस्से पे वो कट्स ना लगे और उसकी जान ना जाए। अभी टकले ने जानबूझ के अपना डिफेंस डाउन करा ताकि जिंटे उसके ऊपर जैसे ही हमला करे तो टकला उसको पकड़ ले। जिंटे के फाइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो सकता है। जिंटे अभी जमीन में गिरा होता है और टकले ने अपनी शर्ट भी फाड़ दी होती है, फुल जोश में आ चुका होता है जिंटे को मारने के लिए। लेकिन टकला जैसे ही अपनी शर्ट फाड़ता है तो उसकी पीठ में एक टैटो होता है और जिंगजाओ वो टैटो देख के समझ जाता है कि ये टकला ट्राइएड का है। साथ ही में टकले के साथ जो काले कोट वाले बंदे थे वो भी ट्राइएड के थे। लेकिन जिंगजाओ के लिए हैरानी वाली बात ये होती है कि ये लोग ट्राइएड के तो होते हैं लेकिन हांगकांग वाली ब्रांच के नहीं होते, ये किसी और ब्रांच के ट्राइएड होते हैं। और ये लोग हांगकांग में आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम वापस से फाइट में आते हैं जहाँ पे टकला जिंटे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तू बेवकूफों की तरह मेरे जाल में फंसने के लिए आ चुका है। लेकिन जिंटे भी अपना चश्मा फेंक के बहुत ही स्पीड में टकले की तरफ हमला करने के लिए आता है और कहता है, सुअर तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। जिंटे ने अपनी इस स्पीड के साथ टकले के कंधे में एक कट मार दिया होता है, लेकिन टकले को इन कट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है, तू दोबारा से किसी चूहे की तरह भागने लग गया। हाँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ तेरा खेल बस खत्म होने ही वाला है, तू जल्दी मेरे हाथ से मरेगा। लेकिन जिंटे ने इतने में ही एक और कट मार दिया होता है टकले के ऊपर और टकले को इतने में ही एहसास होता है कि ये वाले कट नॉर्मल कट्स की तरह नहीं है, ये वाले कट्स काफी ज्यादा डीप हैं। जिंटे टकले का जवाब देते हुए कहता है, क्या तूने कहा मेरा खेल खत्म हो चुका है? मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना के ग्वांगजू सिटी का सीन, जहाँ पे एक कार में लीकाय बैठा हुआ होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये बंदा ट्राइएड के हेड का नाजायज बेटा है और लीकाय इस वक्त कार में बैठ के जा रहा होता है हांगकांग, क्योंकि ट्राइएड के हेड ने उसे वहाँ पे बुलाया है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि लीकाय के साथ कार में एक लड़की भी बैठी हुई है और इस लड़की को देख के साफ पता चल रहा है ये लड़की एक एल्बिनो लड़की है और इससे ज्यादा अभी हमें इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। लीकाय कार में बैठा बैठा कहता है, ट्राइएड के हेड ने मुझे वापस से हांगकांग बुलाया है। मैं काफी समय बाद हांगकांग जा रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे हांगकांग का बुलावा आया है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी बहन? यानी कि ये लड़की लीकाय की बहन होती है और अभी हमें इस लड़की की हल्की सी झलक भी दिखाई जाती है, बट इसका पूरा का पूरा फेस अभी हमें दिखाया नहीं जाता। और वहीं दूसरी तरफ जिंटे और टकले की फाइट अब भी चल रही होती है, जहाँ जिंटे पहले सिर्फ एक चाकू से फाइट कर रहा था, अब वो 2 चाकुओं से फाइट कर रहा होता है और उसने अब तक टकले के शरीर में काफी सारे कट्स मार दिए होते हैं। और एक बार फिर से जिंटे टकले की तरफ बढ़ता है बहुत ही स्पीड में उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन टकला जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को साइड करके इस हमले से बच जाता है। लेकिन इस हमले से बचने के बावजूद भी जिंटे ने टकले के शरीर पे 3 कट्स मार दिए होते हैं लगातार और टकले ने भी अपनी कोहनी से जिंटे के ऊपर एक हमला करके उसको पीछे फेंक दिया होता है। लेकिन जिंटे वापस से बहुत ही स्पीड में टकले के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आता है। जिंटे और टकला दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। जिंटे तो अभी टकले के सारे हमलों से बच रहा होता है, लेकिन टकला जिंटे के हमलों से नहीं बच पा रहा होता। टकले की बॉडी में बार बार काफी सारे कट्स पड़े जा रहे होते हैं। जिंटे के अटैक्स पहले ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और 2 चाकुओं की वजह से जिंटे अब एक स्विंग में 2 कट्स मार पा रहा होता है। टकले के शरीर में कट्स पड़ने की वजह से टकले की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए टकला गुस्से में जिंटे के ऊपर एक और मुक्का मारता है। लेकिन जिंटे इस हमले से भी बच के टकले के ऊपर और कट्स मार देता है और जिंगजाओ ये देख के हैरान होता है कि जिंटे टकले के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से 2 चाकुओं से हमला कर रहा है। ये 2 चाकुओं वाली टेक्निक इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जिंटे इसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे ये चाकू उसके शरीर से जुड़े हुए हैं और जिंटे अब भी लगातार टकले के ऊपर अपने चाकुओं से हमले करे जा रहा होता है। इतने में ही टकला जिंटे के एक चाकू को अपने हाथ से पकड़ के खींच लेता है, यानी कि जिंटे के हाथ में अब सिर्फ एक चाकू है। लेकिन हाथ से चाकू छीनते ही जिंटे उछल के एक घुटना मारता है टकले के मुंह पे, जिससे टकला सीधा जमीन में जाके गिरता है। और जिंगजाओ ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिंटे ना सिर्फ 2 चाकुओं से हमला कर सकता है, बल्कि जिंटे बिना चाकू के भी काफी अच्छी फाइट कर सकता है। टकला जैसे ही जमीन में गिरता है जिंटे उसको कहता है, तो सुअर आखिर तो मेरे हत्थे चढ़ ही चुका है। अभी टकला फाइट करने की ज्यादा हालत में नहीं होता,
इसलिए जिंटे उसके पास आके उससे कहता है, तो टकले अब बोलना शुरू कर, आखिर तू मेरी बहन को कैसे जानता है। लेकिन टकला भी ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता, इसलिए जिंटे उसको कहता है, अबे ओए, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले निपट मत जाइयो। लेकिन इतने में ही जिंग जाओ इनके पास चलता हुआ आता है और कहता है, देखने में मुझे ये लोग ट्रायड का ही हिस्सा लग रहे हैं जो कि मेन लैंड से हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ट्रायड से ही है। टकला जैसे ही जिंग जाओ को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिंग जाओ को देख के टकले के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, मैं तो सोच रहा था मैं यहाँ पे बिना फालतू में मर जाऊंगा, लेकिन लगता है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। बदकिस्मती से मेरी कहानी यहीं पे खत्म होती है। और ये टकला जिंग जाओ को देख के स्माइल क्यों करा ये हमें बाद में पता चलेगा। वैसे मानवा में तो नहीं बताया गया है अभी, लेकिन चलो इतना क्या सस्पेंस बनाना, मैं ही आपको बता देता हूँ। दरअसल जिंग जाओ भी ट्रायड का हिस्सा है, इसलिए टकले के चेहरे में उसको देख के स्माइल आई है। और ट्रायड का एक और बंदा यहाँ पे है, मतलब की जिंग जाओ, इसका मतलब टकले के हिसाब से उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इसलिए टकला जिंटे के हाथ में जो चाकू होता है उसको पकड़ के सीधा जानबूझ के अपने गले में मार देता है और टकले की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद जिंग जाओ टकले का सामान उठाता है और जिंटे को कहता है, अगर ये बंदा इस हद तक जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बहन काफी ज्यादा डरावने लोगों के साथ इन्वॉल्व है। हमें यहाँ से काफी सारी जानकारी मिली है, मुझे लगता है तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है। हमें जो डाटा मिला है उससे मैं तुम्हारी बहन के बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश करता हूँ, और तब तक के लिए तुम किसी पब्लिक बात में जाके नहा लो। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, अगर मैंने उसका बंदोबस्त जल्दी नहीं करा तो चीजें काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। और बार में जो लड़की होती है वो भी ये सब कुछ डरी सहमी हुई सी देख रही होती है। और जिंटे और जिंग जाओ अपने अपने रास्ते निकल चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ट्रायड के हेडक्वार्टर्स का सीन। यहाँ पे भी ट्रायड का हेड और उसका बेटा मौजूद होता है। हेड का बेटा उसको कहता है, क्या आपने मुझे हांगकांग बुलाया? आखिर फादर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन कैसे फादर? क्या आप उसको जान से मारने वाले हो? यानी कि ये अभी यहाँ पे ली काय की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रायड का हेड कहता है, जो कुछ भी बोलते हो सोच समझ के बोला करो। लेकिन फादर, बस बहुत हुआ, वैसे भी तुम मुझसे मिलने काफी समय बाद आ रहे हो। इतने में ही एन काय, जो कि हेड का बेटा है, उसको यहीं दरवाजे के पास से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कोई इन लोगों की बातें छुप के सुन रहा है। लेकिन ट्रायड का हेड अपने बेटे को कहता है, चिंता मत करो, वो मीलिन है। क्या फादर, मीलिन? मतलब कि आपका डायरेक्ट सबऑर्डिनेट? बाहर से मीलिन की आवाज आती है, जो कि डायरेक्ट सबऑर्डिनेट होता है लीडर का। ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ, मैं तब आऊंगा जब आप अकेले होंगे। लेकिन ट्रायड का हेड उसको रोकते हुए कहता है, मेरा बेटा जल्दी ही अगला हेड बनने वाला है, इसलिए उसको भी ये बात सुननी चाहिए। तुम अंदर आ सकते हो मीलिन। मीलिन जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आ रहा होता है तो हेड का बेटा ये देखने के लिए हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन होगा। मीलिन अंदर आते ही अपना सर झुका के कहता है, मास्टर वैंग शैंग लियू, आपको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। मीलिन जिंग जाओ आपको यहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए हाजिर है। यानी कि ये वही जिंग जाओ है जो अब तक जिंटे के साथ मौजूद था। तो खैर जाओ लोंग यहाँ पे अंदर एंटर कर जाता है और ट्रायड के लीडर को बताता है कि उन्होंने जो उसे काम करने के लिए दिया था वो उसने कर दिया है। जिंग जाओ को देख के ट्रायड के लीडर को साफ पता चल रहा होता है कि ली मिन जिंग जाओ अब जो भी उसको बताएगा वो कोई अच्छी खबर तो नहीं होने वाली है। इसके बाद जिंग जाओ हेड के सामने कहता है, दरअसल सर मैं यहाँ पे ल्यू काई के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। लीडर का बेटा एन काई ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर तो ली काई के ऊपर पहले से ही थी। इसके बाद जिंग जाओ लीडर को समझाते हुए बताता है कि ट्रायड ने जिन चीजों को हांगकांग में बैन करके रखा है वो चीजें हांगकांग में हो रही हैं, जैसे कि किडनैपिंग और नशीले पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी की सारी चीजें ट्रायड के हेडक्वार्टर की मर्जी के खिलाफ चल रही है हांगकांग में। और लीडर के कहने के मुताबिक जिंग जाओ ने ये पता लगाने की कोशिश करी थी कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। दरअसल ये जो भी सारी चीजें हो रही होती है ये कोई बाहर वाला नहीं करा रहा होता है, ये सब कुछ ट्रायड के ही बंदे कर रहे होते हैं। यानी कि ट्रायड की हांगकांग से बाहर वाली ब्रांच करवा रही होती है ये सारे के सारे काम, और वो ब्रांच होती है ग्वांगझोउ में, जो कि ली काई के अंडर में आती है। ऑब्वियसली ये बात सुन के एन काई दोबारा से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुन के कि ये सारे काम ली काई करवा रहा है। वैसे उस बंदे का नाम ली काई नहीं ल्यू काई है। इसके बाद जिंग जाओ कहता है, अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि सच में इसके पीछे ल्यू काई का ही हाथ है या फिर किसी और का, लेकिन अभी के लिए ड्रैगन हेड यही मान के चल रहे हैं कि इसके पीछे ल्यू काई का हाथ हो सकता है। और ड्रैगन हेड यहाँ पे ट्रायड के हेड को ही कहा जा रहा है। और एन काई ये बातें सुन के इसलिए हैरान हो रहा होता है क्योंकि ल्यू काई बहुत पहले से ही हांगकांग वाले बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने की सोच रहा था,
लेकिन ड्रैगन हेड को ये सारी बातें तो पहले से ही पता होती हैं, इसलिए वो जिंग जाओ को कहता है कोई और नई बात बताने के लिए। इसके बाद जिंग जाओ बताता है कि जो इन लोगों ने लियू काई की ब्रांच में अपने कुछ स्पाई भेजे थे लियू काई के ऊपर नजर रखने के लिए, वो सारे के सारे एक एक करके गायब हो रहे हैं। और आखिरी स्पाई जो उन्होंने लियू काई के पास भेजा था, वो वाले बंदे से भी जिंग जाओ लोगों का कनेक्शन टूट चुका है, उससे बात नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ऑब्वियसली लियू काई ने उन सबको निपटा दिया होगा। हालांकि ये चीज सिर्फ जिंग जाओ लोगों की एक प्रिडिक्शन होती है और अपनी इसी प्रिडिक्शन को कंफर्म करने के लिए जिंग जाओ ने काफी कोशिश भी करी होती है। हम देखते हैं जिंग जाओ सिगरेट के एक खोखे में जाता है जहाँ पे उसका एक और स्पाई बैठा हुआ होता है। वहाँ से जिंग जाओ को पता चलता है कि लियू काई सीक्रेटली काफी सारे किलर्स को पाल रहा है और वो किलर्स काफी महीनों से हांगकांग में मौजूद हैं और पूरे के पूरे मिला के वो किलर्स गिनती में 9 हैं और लियू काई ने उन 9 किलर्स का नाम रखा है 9 ड्रैगन्स। ड्रैगन हेड जिंग जाओ से पूछता है कि जो भी तुम ये सारी बातें कह रहे हो क्या ये सच बात है, इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। जिंग जाओ बताता है कि अब मैंने ये चीज कंफर्म कर ली है, इसलिए आप इस बात के ऊपर 100% यकीन कर सकते हो। ये बात सुनकर ड्रैगन हेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है ये मेरा हांगकांग है ना? आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सारी बातें सुन के एनकाई चिल्ला के कहता है फादर, वो लियू काई ये सब कुछ क्या कर रहा है? ये तो साफ साफ दगाबाजी है हमसे। आपको लियू काई को हुक्म देना चाहिए अभी के अभी यहाँ पे आने के लिए और उससे सारी की सारी पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन ड्रैगन हेड एनकाई को शांत करवा देता है और कहता है अभी नहीं, अभी इन सारी चीजों का वक्त नहीं है। लगता है जो सांप ड्रैगन की तरह दिखता है उसको ये भ्रम हो चुका है कि वो एक ड्रैगन है। अगर अभी हम लोगों ने कोई गलत फैसला लिया तो हमारा साम्राज्य टूट सकता है और जो सांप खुद को ड्रैगन मान चुका है वो हमें काटने के लिए अपने दांत धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा। लेकिन जितने भी टाइम में ट्रायड का हेड रहा हूँ, ट्रायड की हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। एनकाई, तुझे पता है कि ट्रायड की हिस्ट्री में ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर कोई सांप अपने दांत मुझे काटने के लिए बाहर निकालता था तो मैं उसके दांत पहले ही तोड़ देता था और एक टूटे हुए दांत वाला सांप कहलाने के लायक नहीं होता। क्या तू समझ पा रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुझसे? हाँ ड्रैगन हेड, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। हाँ, अगर अभी हम सबके सामने गोंगजाओ ब्रांच के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो बाकी की ब्रांचेस को हमारे ऊपर ये डाउट होने लगेगा कि हम सही फैसले नहीं ले सकते जो अपनी ही ब्रांच के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए जब तक ट्रायड का नया लीडर सत्ता में नहीं आ जाता तब तक हम चुप रहेंगे और तब तक जिंग जाओ तुम सांप के बिल का पता लगाओ। ठीक है ड्रैगन हेड, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। इसके बाद जिंग जाओ यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ से जाते जाते अपने कोट की जेब से वो फोटो निकालता है जो जिंटे की बहन की होती है। लेकिन जिंटे ने जिस टकले को जान से मारा था वो टकला इस लड़की को बायलोंग कह के बुला रहा था और इंग्लिश में शायद बायलोंग को कहते हैं व्हाइट ड्रैगन। इसलिए जिंग जाओ ये फोटो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है वो गंजा इसे व्हाइट ड्रैगन कह के बुला रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि जिंटे की छोटी बहन 9 ड्रैगन का एक हिस्सा है? लेकिन अभी ये बात कंफर्म तरीके से नहीं कही जा सकती कि जो 9 वो किलर्स हैं यानी कि 9 ड्रैगन्स, जिंटे की बहन उनका ही एक हिस्सा है। अभी ये नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे जिंग जाओ मिलता है जिंटे से और ये दोनों के दोनों साथ में जाते हैं एक जगह जिसका नाम होता है विक्टोरिया पीक। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग घूमने आया करते हैं। ये दोनों यहाँ पे एक टेबल में बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बात करते हैं। जिंग जाओ जिंटे को भी वो सारी बातें बताता है जो उसने ड्रैगन हेड को बताई थी 9 ड्रैगन के बारे में और वो 9 ड्रैगन ट्रायड के ही एक ब्रांच के अंडर में आते हैं और वो 9 ड्रैगन वाले लोग ट्रायड के नियमों को तोड़ रहे हैं एक तरीके से। जिंग जाओ से सारी की सारी बातें जानने के बाद जिंटे इतना समझ चुका होता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि नया लीडर बन सके कोई ट्रायड का और ऑब्वियसली ट्रायड का नया लीडर बनना चाहता है लियू काई, इसलिए वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन जिंग जाओ जिंटे को ये सारी की सारी बातें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि उसकी बहन का इन सब से कुछ ना कुछ तो लेना देना हो सकता है। इसलिए जिंटे जिंग जाओ को कहता है तो तू ये कहना चाहता है वो जो 9 ड्रैगन है उन्होंने मेरी बहन को किडनैप करा है? वेल, ये चीज अभी मैं कंफर्म तौर से नहीं कह सकता, लेकिन उन लोगों के पास तुम्हारी बहन के बारे में कोई ना कोई तो जानकारी होगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो जो 9 ड्रैगन वाले बंदे हैं हमें उन्हें पकड़ना होगा। मैंने सही कहा ना? जिंटे ने अपनी कोल्ड ड्रिंक तो निपटा दी होती है, जिंग जाओ उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक भी दे देता है और कहता है तुम बिल्कुल सही समझे। ये जो टकले से हमें फोन मिला था, इस मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ एक ही नंबर सेव है। जो नंबर सेव है उसमें नाम लिखा है मा लॉन्ग, यानी कि जिसका नंबर है उसका भी 9 ड्रैगन से कुछ ना कुछ तो लेना देना हो सकता है। इसलिए हमें इस मा लॉन्ग नाम के बंदे से मिलना होगा आगे जानकारी जानने के लिए और मैंने पहले ही मीटिंग फिक्स कर ली है इस बंदे से मिलने के लिए। लगता है वो यहाँ पे किसी भी टाइम बस पहुँचने ही वाला होगा। जिंटे अपने पीछे की तरफ देख रहा होता है कि शायद वो बंदा पीछे से आ रहा होगा। जिंग जाओ कहता है वो उस तरफ से नहीं आएगा, वो वहाँ दूसरी तरफ से आने वाला है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक हिप हॉप टाइप का बंदा यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है। जो बंदा यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है अपने आप में ही कहता है आखिर ये क्या चल रहा है?
यहाँ पे मुझे इतनी दूर उसने क्यों बुलाया होगा। जिंगजाओ लोगों ने भी देख लिया होता है ये बंदा यहाँ पे पहुंच चुका है और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है जाओकन और इस बंदे को ब्लू ड्रैगन भी कहा जाता है, जो कि लियू काई के 9 ड्रैगन्स में से एक बंदा होता है। और अगर ये 9 ड्रैगन्स में से एक बंदा है तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा ताकतवर भी होगा। लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है ये जो बंदा यहाँ पे आया है कि क्या ये सच में मालोंग नाम वाला बंदा है जो कि टकले के मोबाइल में नंबर सेव था जिसका, यानी कि जो बंदा यहाँ पे आया है सही मायनों में वो कौन है। जिंगजाओ लोगों को ये बात नहीं पता, बस इतना पता है कि इनके कॉल करने पे ये बंदा यहाँ पे आया है और ये भी जरूरी नहीं है कि ये बंदा यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आ रखा है। ऐसा भी हो सकता है ये बंदा भी यहाँ पे जासूसी करने के लिए आ रखा है, ये देखने के लिए कि मालोंग को यहाँ पे किसने बुलाया है। तो खैर चीजें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो खैर जाओकन नाम का जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो जिंगजाओ लोगों के पास नहीं आता, वो एक जगह पे बस एक खंबे का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और जिंटे सोच रहा होता है ये तो यहाँ पे मिलने के लिए आ रखा था तो वहाँ पे खड़ा क्यों है। जिंगजाओ रिलैक्स होके कहता है वो वहाँ पे इंतजार कर रहा है तो हम भी यहाँ पे इंतजार करेंगे और यहाँ से जहाँ भी ये जाएगा हम इस सांप का वहाँ पे पीछा करेंगे। ऐसे करके हम इस सांप के बिल तक भी पहुँच सकते हैं जहाँ पे हमें और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो जिंगजाओ यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार कर रहा होता है। पहला तो वो जिंटे की बहन को ढूंढने में मदद कर रहा है, दूसरा वो ट्रायड के लीडर के ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रहा है। जाओकन नाम का बंदा यहाँ पे काफी देर से खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है उन लोगों का जिसने उसे बुलाया है, लेकिन जिंगजाओ लोग तो इसको बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इसका पीछा करने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरी सी जगह का सीन जहाँ पे 4-5 लोग मौजूद होते हैं और ये सारे लोग मुझे लगता है 9 ड्रैगन्स का ही हिस्सा है और इन्हीं में से एक बंदा है मालोंग जो कि टकले के साथ कॉल पे बात कर रहा था। अभी हमें यहाँ पे क्लोज से एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका कोड नेम होता है रेड ड्रैगन और ऑब्वियसली ये बंदा 9 ड्रैगन्स में से ही एक बंदा होता है और यहाँ पे 9 ड्रैगन्स की मीटिंग होने वाली होती है, इसलिए ये सारे के सारे यहाँ पे आए होते हैं। इनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा होता है ये मीटिंग क्यों हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मिस्टर लियू काई हांगकांग आ रहे हैं, क्या ये मीटिंग उसलिए हो रही है। और इस लड़की का नाम होता है लस्टफुल ड्रैगन और ये भी 9 ड्रैगन्स में से एक होती है। यहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है ब्लैक ड्रैगन। ये बंदा कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे मुझे ब्लू ड्रैगन और वेव ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहे हैं। फाइनली इसके बाद हम देखते हैं मालोंग को जिसको डीमन ड्रैगन भी कहा जाता है और ये भी ऑब्वियसली 9 ड्रैगन का एक हिस्सा है। ये कहता है वेव ड्रैगन अब मर चुका है, वो हमारे बीच नहीं है। क्या वेव ड्रैगन मर चुका है? आखिर वेव ड्रैगन को किसने मारा, वो कौन है, ये चीज हमें ठीक तरीके से नहीं पता कि उसे किसने मारा है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जिसने भी वेव ड्रैगन को मारा है उसे तलाश है व्हाइट ड्रैगन के पुरानी पहचान की। क्या व्हाइट ड्रैगन की पुरानी पहचान की तलाश है? उस वक्त तो व्हाइट ड्रैगन एक बेचारी सी लड़की थी है ना, जो कि गुलाम थी। आखिर कोई इंसान ऐसी पुरानी पहचान को क्यों ढूंढना चाहता होगा? हमें इस बारे में अभी कुछ नहीं पता कि वो उसे क्यों ढूंढना चाहता है। जो लोग व्हाइट ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं आखिर वो कहाँ हैं? वो जो भी लोग हैं उन्होंने वेव ड्रैगन के मोबाइल से हमारे साथ एक मीटिंग फिक्स करी है, इसलिए हमें वहाँ पे जाके देखना होगा कि वो लोग कौन हैं। इतने में ही यहाँ पे आता है जाओकन, यानी कि वही पीले बाल वाला बंदा जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जाओकन यहाँ पे आके कहता है जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए मैं जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो लोग कौन है। लेकिन डीमन ड्रैगन यानी कि मालोंग को ये चीज के ऊपर डाउट होता है कि जो लोग 9 ड्रैगन से मिलना चाहते हैं हो सकता है वो ट्रायड की हांगकांग वाली ब्रांच से हो। इसलिए मालोंग जाओकन के पास एक डिब्बी पकड़ाता है और कहता है कि अगर वो लोग हांगकांग वाली ब्रांच से हुए ट्रायड की तो ये डब्बी तुम उन लोगों के पास पकड़ा देना, और अगर वो हांगकांग की ट्रायड ब्रांच से नहीं हुए तो उनको जान से मार देना। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाओकन उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच रखा होता है। जाओकन यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है उन लोगों का, लेकिन यहाँ पे उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया। इसलिए जाओकन खुद से कहता है मुझे सबसे पहले उनसे मिलना होगा ये जानने के लिए कि मुझे उन्हें मारना है या फिर छोड़ देना है। आखिर वो लोग कहाँ हैं, उन्होंने किस तरीके की मीटिंग रखी है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जाओकन यहाँ से जाने लगता है और जिंगजाओ जिंटे को कान में लगाने वाला एक डिवाइस देता है जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे से कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ से जाओकन को अलग अलग फॉलो करने वाले होते हैं। जिंगजाओ जिंटे को साफ बता देता है कि हमारा मकसद बस इसको फॉलो करना है, इसलिए भूल के भी इस बंदे को जान से मारने की मत सोचियो। तो खैर जाओकन अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चला गया होता है और जिंटे उसके पीछे ही होता है और जिंटे को फॉलो कर रहा होता है जिंगजाओ काफी ज्यादा दूर से। ऑब्वियसली जिंगजाओ और जिंटे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर भी नजर रख सके कि इनको कोई और फॉलो ना कर रहा हो। जाओकन भी चुपके चुपके पीछे देख रहा होता है ये सोच के कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा होगा, और चलते चलते जाओकन एक ट्रेन में जाके बैठ जाता है।
साथ ही में जिंटे और जिंगजाओ भी इस ट्रेन के अंदर आ चुके होते हैं। जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि उस बंदे को तेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, चुपचाप से अपनी सीट में बैठ जा और बाहर के नजारे को देख, उसकी तरफ मत देखियो। बट इतने में ही जिंगजाओ को इस ट्रेन के अंदर दो सस्पिशियस बंदे दिखते हैं। जिंगजाओ बहुत शाना बंदा होता है, उसको लग रहा होता है ये दो बंदे भी यहाँ पे किसी को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जब ट्रेन अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी होती है तो जाओकन ट्रेन से उतर के जाने लगता है। उसके थोड़ी ही पीछे जिंटे उसको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि जिंटे के थोड़ी ही पीछे वो दो सस्पिशियस बंदे भी होते हैं जो शायद जिंटे को फॉलो कर रहे हैं या फिर पीले बाल वाले बंदे को। और जिंगजाओ इन दोनों बंदों के पीछे से इनको फॉलो कर रहा होता है, ये सोच के कि आखिर ये बंदे कौन आ गए अब यहाँ पे। मतलब यहाँ पे फुल लफड़ेबाजी चल रही होती है, सारे के सारे जासूस बने फिरे हैं। जिंगजाओ जिंटे को रेडियो में कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखियो, लेकिन दो बंदे तुझे फॉलो कर रहे हैं। मतलब तेरे पीछे आ रहे हैं। अब वो तेरे पीछे आ रहे हैं या फिर उस पीले बाल वाले बंदे के पीछे, ये बात मुझे नहीं पता। अभी के लिए तू बस चलता रह, इन दोनों बंदों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जिंटे अभी जिंगजाओ की बातें सुन रहा होता है। इतने में ही उसकी टक्कर एक अनजान इंसान से होती है। इस टक्कर के बाद जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो पीले बाल वाला बंदा वहाँ से गायब हो चुका होता है। इसलिए जिंटे भागता हुआ आगे की तरफ जाता है उस पीले बाल वाले बंदे को ढूंढने के लिए। जिंटे भीड़ में इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर वो बंदा ऐसे गायब कहाँ हो गया। लेकिन इतने में ही वो पीले बाल वाला बंदा खुद जिंटे के साइड से आ जाता है और कहता है, क्या वो तू है जिसने वेव ड्रैगन को मारा है? चिकने, देखने में हीरो टाइप का लगता है तू, लेकिन तू हांगकांग से नहीं है ना? या तू कोरियन चाइनीज है या फिर सिर्फ कोरियन है? जिंटे चाहता नहीं था कि वो धप्पा हो जाए, लेकिन वो धप्पा हो चुका है। जिंटे सोच रहा होता है कि इस बंदे के साथ उसकी फाइट हो सकती है, इसलिए जिंटे चाकू निकालने की सोच रहा होता है और कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ बे? जाओकन कहता है, यहाँ पे जमीन के प्राइस काफी ज्यादा हाई हैं, इसलिए तुझे यहाँ पे सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ तेरी थोड़ी सी मदद कर दूं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर तू कहाँ से आया है, तू कौन है? अभी यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका होता है कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें। लेकिन जिंटे को याद आता है कि जिंगजाओ ने उसे कहा था कि इस बंदे को मारना नहीं है। इसलिए जिंटे जैसे तैसे खुद को शांत करता है और सोचता है चलो इससे बात ही करते हैं आराम से। लेकिन जिंटे के पीछे जो दो बंदे होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं या फिर पीले बाल वाले बंदे को, वो भी भागते हुए आगे की तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि उनका टारगेट भी उनकी नजरों से गायब हो चुका होता है। जाओकन उन दोनों बंदों को देख लेता है और जिंटे को कहता है, लगता है तू यहाँ पे अकेला नहीं आया है। हाँ, वेल ये बात जान के मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है। ये कह के जाओकन यहाँ से गोली की रफ्तार में भाग जाता है और जिंटे भी भागते भागते उसका पीछा करने लगता है। और जिंटे के पीछे भाग रहे होते हैं वो दोनों सस्पिशियस बंदे और उन दोनों के पीछे भाग रहा होता है जिंगजाओ। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि सिर्फ इतने लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। जिंगजाओ बेचारा भाग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने में ही एक लड़की जिंगजाओ को भागते हुए देखती है और उसके चेहरे में एक स्माइल होती है, यानी कि ये लड़की भी यहाँ पे एक जासूस है। तो खैर भागते भागते जिंगजाओ जिंटे को रेडियो में कहता है कि आखिर सब कुछ ये क्या हो रहा है। जिंटे कहता है, तुझे दिख नहीं रहा है क्या मैं पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा हूँ भागते भागते? जिंगजाओ कहता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर उसने तुझसे क्या बात करी? मुझे नहीं पता ये मुझसे क्या बोल रहा था। ये मुझसे बोल रहा था कि क्या मैंने वेव ड्रैगन को मारा है। इस बात से जिंगजाओ को समझ आता है जिंटे ने जिस टकले को मारा था वो वेव ड्रैगन था, यानी कि वो टकला 9 ड्रैगन्स में से एक बंदा था। और जिंटे लोगों ने 9 ड्रैगन के एक बंदे को मारा है, इसलिए पीले बाल वाला बंदा इनसे ठीक से बात तो करेगा नहीं। इसलिए अब जिंटे लोगों के पास ये रास्ता होता है कि उन्हें इस पीले बाल वाले बंदे को पकड़ना है और पकड़ के आराम से बिठा के इससे बात करनी है। इसलिए यहाँ पे कुत्तों की तरह ये सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और कुत्तों की ही तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। बाकी वो दो बंदे इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं हमें तो ये भी नहीं पता, और ना ही जिंटे लोगों को, ना ही पीले बाल वाले बंदे को। साथ ही में वो जो लड़की थी वो भी इनका कहीं ना कहीं पीछा कर रही है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो खैर पीले बाल वाला बंदा बहुत ही कमाल के रिफ्लेक्स दिखा के उछल उछल के भाग रहा होता है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को फॉलो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिंटे भी काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से उछल उछल के उसको फॉलो कर रहा होता है। जिंटे की यही बात देख के जाओकन भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो उसके बराबरी की टक्कर दे रहा है उसे भागने में। साथ ही में जिंटे अपना चाकू निकालता है इस बंदे को मारने के लिए, लेकिन जो दो बंदे इनको फॉलो कर रहे होते हैं इतने में वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि जिंटे और जाइकन अपने अपने चाकू से इन दोनों के हमले को ब्लॉक कर देते हैं और जाओकन, जिसको हम ब्लू ड्रैगन भी कह सकते हैं, जिसको लग रहा था कि जिंटे के साथ ही ये दोनों बंदे हैं, वो जिंटे को कहता है, क्या ये दोनों बंदे तेरे साथ नहीं हैं? मुझे तो लगा था ये तेरे साथ हैं। जिंटे कहता है, यही सेम बात मैं तुझे कहना चाहता हूँ, मुझे लगा था ये तेरे साथ हैं। इस बात से ये चीज तो कंफर्म हो चुकी होती है इन दोनों बंदों को कि ये जिंटे और ये पीले बाल वाला बंदा साथ में नहीं है, और ये दोनों भी हैरान होते हैं ये चीज देख के। ये चारों के चारों अभी हैरान होते हैं, लेकिन इतने में ही इन चारों की नजर पड़ती है कि इनके पीछे से एक और बंदा भागता हुआ आ रहा है, यानी कि जिंगजाओ इन लोगों का पीछा कर रहा होता है। ब्लू ड्रैगन कहता है,
अरे यार, आखिर यहाँ पे ये क्या भसड़ मची है, कौन कौन लोग हैं ये सारे। इसलिए ब्लू ड्रैगन यहाँ से दोबारा से भागने लगता है। जिंटे और बाकी के जो 2 बंदे होते हैं ये तीनों भी भागने लगते हैं पीले बाल वाले बंदे के पीछे। लेकिन बेचारे जिंगजाओ की सांसें फूल चुकी होती है और वो एक जगह पे कमर पकड़ के खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू ड्रैगन स्पाइडरमैन वाले स्टाइल में लोगों के ऊपर से जंप करता हुआ भाग रहा होता है और जिंटे भी सेम उसी तरीके से उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जो 2 बंदे जिंटे के पीछे होते हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते हैं, वो सिंपल सीधा सीधा भाग रहे होते हैं लोगों को साइड करते हुए। भागते भागते ब्लू ड्रैगन एक बहुत ही ऊंची जगह से जंप करता है, लेकिन जिंटे भी सेम उसी की तरह ऊंची जगह से जंप कर जाता है। और जो 2 बंदे जिंटे के पीछे होते हैं उनकी फटके 4 हो चुकी होती है जंप करने के नाम से, इसलिए वो चुपचाप से सीढ़ियां पकड़ के नीचे आने की सोचते हैं। लेकिन ब्लू ड्रैगन को लग रहा होता है इस जंप की वजह से उसने सबको पीछे छोड़ दिया है, अब उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए वो एक बस में चढ़ता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है तो पाता है जिंटे उसके पीछे ही है। इसलिए ब्लू ड्रैगन जिंटे को कहता है, अबे तू यहाँ पे भी पहुँच गया, तुझे तो अब तक घर चले जाना चाहिए था। हरामखोर, फालतू की बकवास करना बंद कर, मुझे तुझसे कुछ सवाल करने हैं। अरे हाँ, ये चीज तूने बिल्कुल सही कही, मुझे भी तुझसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ चीज वेरीफाई करनी है। लेकिन मुझे बोरिंग तरीके से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मार काट के साथ बात करना बहुत पसंद है, यही मेरा स्टाइल है। ब्लू ड्रैगन अभी जिंटे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और जिंटे कहता है, आखिर इस बंदे के साथ और उस टकले के साथ क्या दिक्कत थी? मैं इनसे बस बात करना चाहता हूँ, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्हें इतनी बात समझ नहीं आती क्या? लेकिन जिंटे के सामने वाला बंदा उसको फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा है, इसलिए जिंटे भी पीछे नहीं रह सकता, इसलिए वो भी अपने दोनों चाकू बाहर निकाल लेता है। पहले ये दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से देखते हैं और एक साथ एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो 2 बंदे इनका पीछा कर रहे होते हैं इन दोनों से काफी ज्यादा पीछे रह चुके होते हैं, क्योंकि जिस बस में जिंटे लोग चढ़े होते हैं वो चढ़ के निकलना शुरू हो चुकी होती है, यानी चलना शुरू हो चुकी होती है। और जब वो 2 बंदे जिंटे लोगों को नहीं पकड़ पाए तो बेचारा जिंगजाओ क्या ही पकड़ता उन्हें, इसलिए जिंगजाओ भागता हुआ इन दोनों बंदों के पीछे से ही आ रहा होता है। ये दोनों बंदे जैसे ही जिंगजाओ को देखते हैं तो जिंगजाओ इनसे पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों जिंगजाओ को कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता यही सेम सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए? मीलिन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यानी कि ये दोनों बंदे जिंगजाओ को जानते हैं। वैसे इन दोनों बंदों ने जिंगजाओ को अभी मीलिन नाम से नहीं बुलाया है, इन दोनों ने जिंगजाओ को कहा है सीक्रेट फॉरेस्ट। हो सकता है जिंगजाओ का ये कोई कोड नेम होगा। तो खैर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंटे और ब्लू ड्रैगन की आपस में फाइट चल रही होती है, काफी ज्यादा जबरदस्त। इन दोनों के नाइफ एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और उनसे चिंगारियां निकल रही होती है। ब्लू ड्रैगन कहता है, पीछा करने में तो तू काफी ज्यादा अच्छा है, चल देखते हैं चाकू कितना अच्छा चलाता है तू। जिंटे ब्लू ड्रैगन के ऊपर एक खतरनाक सा हमला करता है अपने चाकू से और कहता है, तो इस तरीके की स्किल देखना चाहता है हाँ? लेकिन जिंटे के हमले को ब्लू ड्रैगन ने डॉज कर लिया होता है और वापस से जिंटे के ऊपर हमला करते हुए कहता है, नहीं, मैं तो इस तरीके की स्किल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिंटे ने भी इसके हमले को डॉज कर लिया होता है और वापस से ब्लू ड्रैगन के ऊपर एक हमला करता है। लेकिन ब्लू ड्रैगन ने इस बार जिंटे के हमले को ब्लॉक कर लिया होता है अपने चाकू से। इन दोनों की फाइट काफी हद तक बराबरी की चल रही होती है, इसलिए ब्लू ड्रैगन कहता है, तेरी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल की हैं। तेरी स्किल्स में जो जंगली बना है उसको देख के लगता है तो चाइना का तो नहीं होगा। और जिंटे भी ब्लू ड्रैगन को देख के अपने मन में कहता है, ये बंदा उस टकले से काफी ज्यादा ताकतवर है, इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। ब्लू ड्रैगन कहता है, हाँ मुझे फीलिंग आ रही है, कहीं तू रशिया से तो नहीं है? जिंटे वैसे होता तो रशिया से ही है, लेकिन आपको बता दूं जिंटे नाम एक कोरियन नाम है। बाकी जब जिंटे भोला भाला था तो पता नहीं कैसे किडनैप होकर रशिया पहुंच गया था। लेकिन अभी मेन बात यह है कि इन दोनों के पंगे दोबारा से स्टार्ट हो चुके होते हैं। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, इनके चाकू एक दूसरे से बार बार टकराए जा रहे होते हैं और बस में जो पैसेंजर होते हैं उनकी फटके 4 हुई होती है। लेकिन बस का ड्राइवर मस्त गाने सुनते हुए आराम से बस को चला रहा होता है, उसको कोई अंदाजा नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। बस ड्राइवर अचानक से बस को घुमा देता है, जिस वजह से जिंटे और ब्लू ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन ये दोनों अपने अपने चाकू को एक जगह पे फंसा के खुद को गिरने से रोक लेते हैं और ऐसी ही हालत में ये दोनों एक दूसरे के लाते बजा देते हैं। बस के इस तरीके से मुड़ने की वजह से जो बेचारा एक पैसेंजर होता है उसका बैग गिर के नीचे आ जाता है और ब्लू ड्रैगन उस बैग को उठा के जिंटे के ऊपर फेंक देता है। ये बैग जैसे ही जिंटे के मुंह के ऊपर गिरने वाला होता है तो इस बैग के पीछे से उछल के आता है ब्लू ड्रैगन और एक लात मारता है जिंटे के ऊपर। हालांकि जिंटे ने इस लात को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स की वजह से जिंटे पीछे जाता है। इसके बाद ब्लू ड्रैगन रुक जाता है और कहता है, लगता है जान पहचान के लिए इतना काफी होगा, आजा अब आगे की बात करते हैं इसी तरीके से। ब्लू ड्रैगन इसके बाद दोबारा से जिंटे के एक और लात मारता है जो जिंटे ने ब्लॉक कर ली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे एक चीज से जाके टकराता है और दोबारा से जिंटे के ऊपर हमला करते हुए कहता है, अब मैं तुझसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आखिर तूने वेव ड्रैगन को क्यों मारा? मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसको मारने की तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी? जिंटे ब्लू ड्रैगन के सारे हमलों को ब्लॉक और डॉज करके पीछे
आता है और कहता है, क्यों, क्या तू यहाँ पे उसका बदला लेने के लिए आ रखा है बच्चों की तरह? हाँ, हम दोनों के दोनों अंडरवर्ल्ड के वो लोग हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। उस टकले का मरने का वक्त आ चुका होगा, इसलिए वो मर गया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर दोबारा से हमले करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक कट पड़ता है जिंटे की कमर में और जिंटे एक कट मारता है ब्लू ड्रैगन के गाल पे। इसके बाद ब्लू ड्रैगन के लात मार के उसको पीछे की तरफ स्लाइड करवा देता है और कहता है, अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, आखिर तेरा मेरी बहन के साथ क्या लेना देना है? क्या तेरी बहन? आखिर तू क्या बोल रहा है? ब्लू ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा होता है ये बंदा इसकी बहन को ढूंढ रहा है या फिर व्हाइट ड्रैगन को ढूंढ रहा है, लेकिन मेरी मानो तो इसकी बहन और व्हाइट ड्रैगन एक ही इंसान है। इसके बाद जिंटे वापस से ब्लू ड्रैगन के ऊपर पागलों की तरह हमला शुरू कर देता है और कहता है, हाँ, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, तुमने उसे मुझसे अलग कर दिया है। ब्लू ड्रैगन ने जिंटे के हमले को ब्लॉक कर दिया होता है और कहता है, क्या तुझसे तेरी बहन को अलग कर दिया है? आखिर तेरी बहन का नाम क्या है? अच्छा, तो अब तू बात करने के लिए तैयार है जब तुझे लगता है कि मैं तुझे निपटाने वाला हूँ। हाँ, मेरी बहन का नाम है शियो जिन्हा। ये बात सुन के ब्लू ड्रैगन हल्का सा हैरान हो जाता है और बस भी एक जगह पे रुक जाती है और इसी मौके का इंतजार कर रही होती है नाइन ड्रैगन की एक बंदी जो की होती है शैडो ड्रैगन। शैडो ड्रैगन एक जगह पे स्नाइपर लेके बैठ रखी होती है और बस के ऊपर जिंटे के ऊपर निशाना लगा रखा होता है और ऑब्वियसली ये लड़की वही होती है जो जिंगजाओ के पीछे से उसका पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बस के अंदर जिंटे भागता हुआ आ रहा होता है ब्लू ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ब्लू ड्रैगन को देख के लग नहीं रहा होता कि अब वो जिंटे से फाइट करना चाहता है, क्योंकि वो अपने मन में कहता है, शिट, क्या इसने अभी अभी शियो जिन्हा कहा मुझे? शिट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शैडो ड्रैगन इसको गोली से मार देगी दूर से। जब ब्लू ड्रैगन ये बातें सोच रहा होता है इतने में ही शैडो ड्रैगन ने दूर से गोली चला दी होती है, जो कि बस का कांच फोड़ते हुए सीधा जिंटे की तरफ आती है और जिंटे की आंखों के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी होती है। इससे पहले कि ये गोली जिंटे को निपटाती या फिर जिंटे इससे किसी भी तरीके से बच पाता, इस मानवा का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस वाली वीडियो में मैंने इसके पूरे 11 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं और इस मानवा के अभी ज्यादा चैप्टर्स आए भी नहीं है, सिर्फ 16-17 ऐसे ही कुछ चैप्टर्स इसके अभी तक आए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस मानवा को आगे भी एक्सप्लेन करता रहूं तो मुझे इस मानवा में आपका सपोर्ट चाहिए होगा। वैसे मैंने अपने चैनल पे कुछ और नई मानवास भी एक्सप्लेन करी हैं और उनमें से जिस पे सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा सबसे पहले वही मानवा एक्सप्लेन होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और जिस पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी आएगा वो भी एक्सप्लेन होगी, लेकिन उसका नंबर बाद में आएगा। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर, ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।